स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 35 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है इसका बेटा, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, ओके। अब मेंडल की आनुवंशिकता के नियम की हम लोग बात करें बेटा। आनुवंशिकता का मतलब पता है क्या होता है कि कोई भी लक्षण जो है वो अनुसरण कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, अब देखो क्या करें, ये तो हम सब जानते हैं कि आम के वृक्ष से बीज अंकुरित होकर आम के पौधे को जन्म देता है। भाई जो जिसका जनक है वो उसी को ही तो जन्म देगा। कुत्तों से ये पहले ही पैदा होते हैं, न कि किसी अन्य जंतु के बच्चे। भाई ठीक है, जो जनक है उससे जनक से उसकी संतति तो उत्पन्न होती है। ओके, मनुष्य को ही जन्म देते हैं। संतति की इस प्रवृत्ति को, संतति यानी कि संतान उत्पन्न करने की, जिसमें वे अपने जनकों के गुण या लक्षण प्राप्त करते हैं, उसे आप लोग आनुवंशिकता या हेरिडिटी बोलते हो। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। जिस विज्ञान में आनुवंशिकता और जनकों की संतति के बीच की विविधता का अध्ययन करते हैं उसे आप लोग आनुवंशिकी या जेनेटिक्स बोलते हो। ठीक है, आनुवंशिक की जो है जेनेटिक्स जो वो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी प्रदान करते हैं कि एक ही माता पिता की दो संतानें क्यों अलग अलग होती है। भाई ठीक है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्नताएं आती है। ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके, कुछ लोगों की त्वचा काली, कुछ लोगों की त्वचा हल्के रंग की होती है। क्यों? दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि एक ही प्रकार के जीवों में विभिन्नताएं या भिन्नताएं अलग अलग स्थितियाँ क्यों पाई जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। देख लो क्या करें। जब किसी भी परिवार में संतान का जन्म होता है तो रिश्तेदार शिशु की आँखों, भाई बच्चा है जो पैदा हुआ उसकी आंखों, नाक, नक्श रंग यानी कि नैन नक्श, बालों के रंग का माता पिता, सहोदरों मतलब तो सगे भाई बहन। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी सहोदरों से मिलान करने लगते हैं। ठीक है, कई लोगों की आदत होती है बेटा कि ये बच्चा उसके जैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। ठीक है, ओके। इस प्रकार की समानता और विभिन्नताओं के कारण ही माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले जीन है। हस्तांतरित मतलब स्थानांतरित। ठीक है, यानी इनका कारण क्या है बेटा कि माता पिताओं में जो जीन थे वो आगे आए, आगे आने के बाद अगली पीढ़ी में हो, अब उनसे अगली पीढ़ियों में जाएंगे। ठीक है, आनुवंशिकी विज्ञान का आरंभ जो 1900 में हुआ था। ठीक है, जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। मेंडल ने ठीक है अपने उपयोग तो कर लिए थे, लेकिन तब तक वो पब्लिश नहीं हो पाए थे, उनको छपाया नहीं गया था। ठीक है ना। आनुवंशिक की जो है जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1905 में किया है। एक ग्रीक शब्द है, उसका अर्थ होता है वृद्धि करने से। ठीक है, टू ग्रो, टू बिकम और टू ग्रो। ठीक है, इस विज्ञान के अंतर्गत अगर इस विज्ञान की बात करें तो आनुवंशिकता, जेनेटिक्स और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता से हमारा आशय, भाई इससे जो हमारा आशय है, जो इससे हमारा मेन मीनिंग है, आशय का मतलब होता है मतलब उन विशेषकों या उन ट्रेट, विशेष क्या होते हैं? लक्षण। अच्छा, एक लक्षण है, एक लक्षण के दो विशेषक होते हैं, एक तो होता है प्रभावी और एक होता है प्रभावी। ये लक्षणों से हैं जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से संतति में स्थानांतरित होते हैं। ये लक्षण किसी प्राणी विशेष के लिए निश्चित होते हैं। आनुवंशिक विविधताएं लैंगिक प्रजनन एवं उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवों में उत्पन्न होती है। ठीक है, हमें ये भी पता है। ओके, ये विभिन्नताएं संतति में, माता पिता में वंशानुगत होती हैं। इस प्रकार की विभिन्नताएं, ये वातावरणीय विभिन्नताएं वे होती हैं जो वातावरण के, अच्छा भाई वंशानुगत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब इसमें एक बात आता है भाई वातावरणीय, यानी वो विभिन्नताएं जो वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके। अतः वे माता पिता से संतति में स्थानांतरित नहीं होती। आनुवंशिकी की स्थापना मेंडल के कार्यों से हुई है। ओके, अतः संक्षेप में उनकी जीवनी, हालांकि जीवनी कभी आती नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और इसीलिए मेंडल के कार्यों का महत्व देखते हुए आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी विज्ञान का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या था, इनका जन्म जो था 1822 में हुआ था, 22 जुलाई 1822 में। ठीक है, मोरविया नामक गांव में, जो कि अब चेकोस्लोवाकिया में है। ठीक है, साधारण एक माली गार्डनर फैमिली थी। ठीक है, और मेंडल ने 1842 में दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। ठीक है, भाई फिलोसॉफी में उन्होंने एमए किया। ठीक है, और 1843 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर, जो कि अब चेकोस्लोवाकिया के ब्रूनो शहर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के धार्मिक मठ में, भाई उनका चर्च था, चर्च में वो पादरी के रूप में काम करने लगे। धार्मिक मठ, हालांकि वो क्रिश्चियंस का था, चर्च था, गिरजाघर था, गिरजाघर में वो कहते हैं फादर यानी कि पादरी के रूप में कार्य, और वहाँ पर उन्हें ग्रेगर की उपाधि भी मिली। ठीक है, इसके बाद मेंडल ने 1851 में वियना, ठीक है, कहाँ वियना में क्या किया, सुनना मेरी बात, वियना में उन्होंने क्या किया, हाँ वियना गए, जहाँ 3 वर्षों तक वियना विश्वविद्यालय में गणित, मैथमेटिक्स और नेचुरल हिस्ट्री का, प्राकृतिक विज्ञान का, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल साइंस का क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, अब इस अध्ययन के
द्वारा बाद में किए गए आनुवंशिकी विषय पर उनके शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने 1854 से, हालांकि एनसीईआरटी बुक क्या कहती है 1853 से 60 यानी कि 7-8 साल के लिए था। 54 से 64 तक वो पुणे ब्रूनो शहर में लौट आए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लगभग 8 सालों तक बेटा स्कूल में अध्यापन का कार्य किया और अपने 8 सालों तक उन्होंने मेंडल मटर की उद्यान मटर यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे पर महत्वपूर्ण प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वंशानुगति की इकाइयों की धारणा को प्रस्तावित किया। ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक जनक, अच्छा जनक क्या होते हैं, माता पिता यानी कि जो जन्म देते हैं वो, जनक में समान संख्या में ऐसी इकाइयां वंशानुगत हैं जो कि संतान में सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, मेंडल और उनके मटर। ठीक है, अब उन्होंने पता है क्या किया, लगभग 30,000 मटर के पौधे लिए। कितने लिए बेटा, 30,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए और उन परिणामों को ब्रॉन्ज सोसाइटी, अच्छा एक उनकी सोसाइटी थी ब्रॉन्ज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष 8 फरवरी से 8 मार्च 1865 तक प्रस्तुत किए। ठीक है, और अपने शोध कार्य को 1866 में सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में, ठीक है, उनकी जो वार्षिक पत्रिका थी, वार्षिक पत्रिका का मतलब जानते हैं बेटा भाई, जो हर साल उनकी एक पेपर निकलता था। ठीक है ना, हर साल उनकी एक बुक छपती थी, तो उस बुक में क्या किया उन्होंने, छपवा दिया। ठीक है, अब बुक में छपवाया तो सही, और किस नाम से छपवाया बेटा, पातों में संकरण के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके, नामक शीर्षक से शोध पत्र प्रकाशित किया। उनका मूल शोध पत्र जर्मन भाषा में यानी कि ओके वर्षोवर प्लेफेंस, हाँ प्लेफेंस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर के नाम से प्रकाशित हुआ। ओके, अब मेंडल ने प्रयोगों और परिणामों के आधार पर, उनके जो प्रयोग थे उनके परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम बनाए जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। अभी लोग क्या है, मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो नियम मेंडल ने बनाए थे, हालांकि अब तो मेंडलवाद कोई नहीं कहता, अब तो मेंडल की आनुवंशिकता के नियम बोला जाता है उसे। ठीक है, ओके, लेकिन अब 65 में उन्होंने छपाए। ठीक है, 65-66 में छपे, लेकिन 34 साल बाद उनको पहचान कब मिली, 34 साल बाद, लेकिन उनका कार्य बेटा उपेक्षित रहा। अब मैं 34 साल तक उनका उपेक्षित, मतलब उसको कार्य को किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण पता क्या था, एक बात बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। उपेक्षित इसलिए रहा, ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि एक तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसका काम था, उसमें गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग था और उस वक्त तक लोग विज्ञान में गणित को इन्वॉल्व नहीं करते थे। दूसरा क्या था कि 1900 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक जो थे, उस टाइम क्या था कि एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन क्या थे, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था और उनकी नई पुस्तक आई थी, और उनकी पुस्तक आई थी तो वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ गया। इसलिए मेंडल का क्या था कि मेंडल की तरफ लोगों का ध्यान गया ही नहीं। अब लेकिन 1900 के अंदर हॉलैंड के एक वैज्ञानिक आए थे, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, और जर्मन के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिन वॉक शेरमार्क थे। उन्होंने अलग अलग प्रयोगों में मेंडल जैसे परिणाम प्राप्त हुए और मेंडल के भूले हुए कार्यों को प्रामाणिकता मिली। यानी कि उन्होंने काम तो वही किया, लेकिन उन्होंने उसको किसका नाम दिया, मेंडल का नाम दिया। ठीक है, अब मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोगों में उद्यान मटर पाइसम सटाइवम का चयन निम्न कारणों से किया। क्या क्या कारण थे, काफ़ी बार पूछ लेते हैं, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पूछने के उससे। मटर के पौधे को सरलता से उद्यान में और किसी गमले में उगा सकते हो। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, यानी कि लगभग 1 वर्ष में। अब 1 वर्ष पौधों के हिसाब से लगाएं तो लगभग 3 से 4 महीने में अपना पूरा जीवन खत्म कर लेता है और कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से आप लोग सकते हो। इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं और स्वपरागण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, पर परागण भी हो सकता है। मटर के पौधों में अनेक विपर्यासी का मतलब होता है अलग अलग, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो लक्षणों का चयन, कौन कौन से लक्षण लिए थे मेंडल ने। अब ये टेबल में आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को टेबल समझ में नहीं आती। भाई लक्षण है पादप की हाइट, ठीक है, पादप की ऊंचाई। अब विपर्यासी क्या है भाई, इसमें 2 है, बौने, और बौने का उल्टा क्या है, लंबे होंगे। ठीक है, पुष्प की स्थिति शीर्षस्थ और कक्षस्थ। शीर्षस्थ की बात करें बेटा तो जो देखो ये रहा ऊपर है, टिप पर फूल है ये, और कक्षस्थ मतलब साइड में ऊपर पत्तियां निकल रही है। ठीक है, शीर्षस्थ और कक्षस्थ। अच्छा, फलिका आकार संकुचित अप्रभावी, अच्छा अभी अप्रभावी प्रभावी के बारे में बताएंगे। और दूसरा है फूली हुई। ठीक है, फलिका रंग पीला हरा। ठीक है ना बेटा, ओके। बीज का आकार झुर्रीदार गोल, बीज का कवच सफेद दूसर मतलब ग्रे, बीज पत्र का रंग हरा और पीला। अच्छा, यहाँ पर ये देखो 2 वर्ड लिखा हुआ है, अप्रभावी और प्रभावी। प्रभावी लक्षण वो होते हैं बच्चों जो अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में दिखा रहे हैं, यानी कि अगर आपके माता या पिता, आपकी मम्मी और पापा के लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो वो प्रभावी लक्षण है।
ठीक है। और अप्रभावी लक्षण हमेशा एक पीढ़ी का गैप लेकर आते हैं, यानी कि अगर दादा दादी के कोई लक्षण है जो माता या पिता में, दादा दादी या नाना नानी के जो लक्षण है माता या पिता में ना दिखाई देकर अगर तुम लोगों में दिखाई दे रहे हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, अप्रभावी लक्षण बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, अप्रभावी लक्षण बोलते हो। क्लियर है, क्लियर है। तो प्रभावी लक्षण तो बेटा हाथों हाथ ये उसी अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे, और अप्रभावी लक्षण क्या है, हमेशा एक पीढ़ी का गैप लेते हैं, एक जनरेशन का गैप लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बीज कवक के स्थान पर बेटा पुष्प का रंग मानते हैं, सफ़ेद और वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 जोड़ी लक्षण है। क्लियर है ना। यहाँ पर फ्लावर कलर पुष्प का रंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, फूल का रंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये लक्षण आनुवंशिक रूप से शुद्ध या प्योर होते हैं, ठीक है, प्योर थे। और ये लक्षण, शुद्ध लक्षण से तात्पर्य है कि अमुक लक्षण यानी कि जो पूरा लक्षण है पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहता है, अर्थात यदि हम लंबे पौधे उगाएं तो आगे भी लंबे ही पौधे मिलेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, संकरण की तकनीक देखो, मेंडल ने पुंकेसर को हटाया, ठीक है, उसको हटाकर दूसरे प्लांट को लगाया और इस तरीके से नए पौधे प्राप्त किए, ठीक है, ठीक है, ओके। मेंडल के प्रयोगों को समझने से पहले उनकी संकरण तकनीक, संकरण का मतलब पता है क्या होता है, एक तकनीक जिसमें आप लोग किन्हीं भी दो, माना कि कोई प्रजाति है ए और दूसरी प्रजाति है बी, अब दोनों के लक्षण वाली कोई प्रजाति ए बी उत्पन्न हो जाए तो वो संकर तकनीक होती है, ठीक है। तकनीक को जानना आवश्यक होता है। इनमें निम्न संकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेंडल एक स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन वाला पादप है, क्योंकि इसके पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है जिससे पराग या पॉलन उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और स्वपरागण निषेचन करते हैं, ठीक है। इसको स्वपरागण को रोकने के लिए मेंडल ने क्या किया, पुष्प की कली खोली, वर्तिकाग्र को परिपक्व होने से पहले पुंकेश्वर को विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन से हटा दिया गया, ठीक है, चिमटी से उसको हटाया, और अब जो बंदिया किया गया नर था उस पुष्प के ऊपर ऐसे वर्तिकाग्र रख दिए जो वो चाहता था रखना, ठीक है। फिर उस कृत्रिम रूप से, अच्छा ये बेटा संकरण का प्रयोग है, काफ़ी बार आता है ये संकरण का प्रयोग, पूरा का पूरा 4 लाइन, ठीक है। इन पुष्पों में कीटों द्वारा और अन्य प्रजातियों में थैली रोकने के लिए थैली बांधी, उसको कैप कर दी, कैप करने के बाद अब जैसे हुआ तो पूरे के पूरे नए नए पीढ़ियाँ ले ली, ठीक है ना। अब प्रयोग में लाए गए पौधे को जनकीय पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन कहा गया, पी, पेरेंटल जनरेशन किससे कहते हैं, पी। अच्छा, अब जो पहली संतान प्राप्त हुई उसे आप लोग क्या बोलते हैं, प्रथम संकरण पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जैसे आप लोग F1 पीढ़ी बोलते हो, ठीक है ना। अब आगे बेटा मैं F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी ऐसी बात करूँगा, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब तीसरा था क्या, तीसरी जो थी, अच्छा अब F1 पीढ़ी में जब आप लोग स्वनिषेचन कराते हो तो जो दूसरी पीढ़ी की संतति होगी इसे आप लोग F2 शब्द से व्यक्त करोगे, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति का परीक्षण करते थे, विपरीत लक्षणों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पौधों की संख्या की गणना करते थे। आंकड़ों की सहायता से मेंडल ने क्या किया, सैद्धांतिक स्पष्टीकरण दिया, ठीक है, लेकिन मैथ का यूज़ किया था इसलिए मेंडल क्या था, असफल रहा, ठीक है। और मेंडल ने क्या किया, अपने इन प्रयोगों के आधार पर वंशानुगति के नियमों को प्रतिपादित किया। अच्छा, मेंडल ने एक चीज़ और बताई, मेंडल ने कहा कि उसके प्रयोगों में एक कारक फैक्टर शब्द का प्रयोग किया, वर्तमान में ये कारक जीन कहलाते हैं। मेंडल ने बोला कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो क्या कर रहे हैं, जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। मेंडल ने उपयुक्त संकरण विधि के द्वारा 7 विपरीत लक्षणों में से एक अधिक लक्षण का प्रयोग निम्न प्रयोग किए, ठीक है, जैसे एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, ठीक है। अब आता है एकल संकर संकरण, ये हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, ओके।